anyway. So now listen to me, and we will just go through the different shades of parliamentary system. हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम के विभिन्न अवयवों को भैया बहन देखेंगे। तो इसको आप एक बार निश्चित तौर पर खूब बढ़िया से इसको देखिए। हमारा जो संस्थाओं का कामकाज है, तो मैंने इस बात को आपको पहले ही बता दिया है कि जिस संस्था की बात हम लोग कर रहे हैं वो संस्था कैसी संस्था है। वो संस्था हमारा अपना पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन है, और इस पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन में क्या है कि संसद की रूपरेखा का वर्णन है भैया बहन, संसद की रूपरेखा का वर्णन है। तो अब आप खूब अच्छे तरीके से इसको देखेंगे और संसद की रूपरेखा में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सबसे पहले जो आता है, सबसे पहला नंबर जो आता है वो किसका आता है? सबसे पहला नंबर आता है लोकसभा का। लोकसभा एक तरफ, राष्ट्रपति एक तरफ, और लोकसभा और राष्ट्रपति के बीच में कौन रहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कौन रहते हैं? राष्ट्रपति महोदय रहते हैं। तो भैया बहन, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में राष्ट्रपति महोदय रहते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि आखिर में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है भैया बहन। राष्ट्रपति एक कोऑर्डिनेटर की तरह होते हैं। कि राष्ट्रपति इज जस्ट लाइक द कोऑर्डिनेटर बिटवीन the parliament and between the both the wings of the parliament, wings Lok Sabha and Rajya Sabha, and लोकसभा और राज्यसभा के बीच तो ये कोऑर्डिनेट करते ही हैं। दूसरा कोऑर्डिनेशन होता है सरकार और लोकसभा के बीच। भैया बहन, सरकार और लोकसभा के बीच कोऑर्डिनेशन का काम राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इटसेल्फ द पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये भी इंडियन पार्लियामेंट का एक पार्ट होते हैं। तो भैया बहन, मैं आपको एक बार फिर से, थोड़ी कैमरा इंस्टॉलेशन में दिक्कत आती है, बट आफ्टर ऑल वी विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर लेंगे। ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। ये फुल स्क्रीन हम इसको लाना चाहते हैं। देखते हैं ये फुल स्क्रीन आता है या नहीं। एज सुन एज इट कम्स आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट इट बिफोर यू। तो एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द President of India is the part of the Indian parliamentary system। हम बोर्ड पर आपको बार बारी से इन चीज़ों को दिखाएंगे भी भैया बहन। तो यू विल सी इट
आपको कुछ कुछ हम एक बार कैमरा को घुमाते हैं, आपको कुछ कुछ ये चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी। संस्थाओं का कामकाज, हमारे संसदीय सरकार में जो उसके 3 रूप हैं, सरकार के 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो स्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका। फिर भैया बहन हम दूसरे तरफ जाते हैं और दूसरे तरफ में हमने आपको बताया है कि विधायिका को ही संसद कहते हैं। विधायिका, लेजिस्लेचर इज इटसेल्फ कॉल्ड पार्लियामेंट, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, और हमारे देश में कानून बनाने का काम कौन करता है? कानून बनाने का काम हमारे देश में संसद करती है। इसलिए संसद हमारे लोकतंत्र में विधायिका कहलाती है। संसद की आवश्यकता हमें क्यों है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं और इस 4 पॉइंट को हम लोग अभी देखेंगे भैया बहन। अब हम आपने बोर्ड देख लिया होगा, और बोर्ड देखने के बाद भैया बहन आपको अब मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करके बताऊंगा कि किस तरह से पार्लियामेंट कार्य करती है और पार्लियामेंट के काम करने के तरीके प्रमुख रूप से किन किन बातों पर निर्भर करते हैं भैया बहन, ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो अब आप पहले हम आते हैं एक तरफ में, स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका। तो खूब ध्यान से आप सुनिएगा। सरकार के 3 अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका चूंकि एक डिस्टिंक्ट ऑर्गन है, उसकी बात हम लोग नहीं करते। और हमारे लोकतंत्र में सरकार के जो ये 3 स्तंभ हैं, ये किसी भी फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट में 3 स्तंभ होते हैं। लोकतंत्र जहाँ कहीं भी है वहाँ एक सरकार होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए भैया बहन एक सरकार होगी, और उस सरकार के कई अंग होंगे। सरकार के कई अंग होंगे, उसी अंग में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को हम डिस्कशन एक साथ नहीं करते। विधायिका और कार्यपालिका के साथ इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते, कारण उसका एक ही है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। रोज के कार्यों में उन्हें एक दूसरे का सहयोग चाहिए। विधायिका का गठन होगा तभी सरकार बनेगी, यानी कार्यपालिका बनेगी। सरकार को ही हम कार्यपालिका कहते हैं। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। तो गवर्नमेंट शब्द असल में कार्यपालिका के लिए ही प्रयोग में आता है। द एग्जीक्यूटिव इज इटसेल्फ कॉल्ड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शब्द का स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव में भी देखने को आता है, क्योंकि एग्जीक्यूट इज द बॉडी हु एग्जीक्यूट्स द पॉलिसीज मेड बाय द लेजिस्लेचर। कार्यपालिका का एक ही काम है, विधायिका के द्वारा बनाए गए नीतियों को, विधायिका के द्वारा इसके द्वारा बनाए गए नीतियों को ढंग से लागू करना भैया है। अब हम आते हैं कि विधायिका जो लागू करती है सारी चीज़ों को, या कार्यपालिका जो विधायिका की बातों को लागू करता है, उसके पीछे आधार क्या है? विधायिका सर्वोच्च बॉडी हुआ, संसद को ही विधायिका कहते हैं। तो संसद देश का सर्वोच्च संगठन है। क्यों? क्योंकि यह देश के लिए कानून बनाती है। अब आप देखिए कि थ्योरेटिकली भी हमने यही कहा कि इट इज लेजिस्लेचर हु ड्राफ्ट्स द लॉ। इट इज लेजिस्लेचर हु ड्राफ्ट्स द लॉ। विधायिका का काम कानून बनाना। भारतीय संसद भारतीय भूभाग के लिए कानून बनाती है, इसलिए
हमारे यहाँ विधायिका का दूसरा नाम क्या हो गया? संसद हो गया। हमारे यहाँ विधायिका का ही दूसरा नाम क्या हो गया? संसद। राज्य की बात लें तो विधायिका कौन हो गया? विधानसभा हो गया। देश के लिए विधायिका कौन हो गया? संसद हो गया। राज्य के लिए विधायिका क्या हो गया? राज्य विधानमंडल हो गया, यानी विधानसभा और विधान परिषद हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई। जो कोई बॉडी, जो कोई ऑर्गन कानून बनाएगा, नीतियां बनाएगा, उसे हम कहेंगे विधायिका। देश के लिए नीतियां बनाती है संसद, तो संसद हो गई विधायिका। आपको क्वेश्चन भी आएगा, हु इज द सुप्रीम लेजिस्लेचर ऑफ द इंडियन यूनियन? आप झट से कहेंगे पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेचर ऑफ द इंडियन यूनियन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है। और इन्हीं बातों को भैया बहन हमने इन 4 वाक्यों में लिखा है। पहला लिखा है, हमें संसद की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह देश के लिए कानून बनाती है। हम सभी जानते हैं बिना कानून का कोई भी व्यवस्था चल नहीं सकता। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए सर्टेन रूल और रेगुलेशन चाहिए। परिवार एक छोटी व्यवस्था है। मैंने कहा था, आपको समझाया था, समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार। A family is the smallest unit of a nation। यानी परिवार भी एक छोटा समाज है। तो भैया बहन, जब परिवार को चलाने के लिए नियम की जरूरत पड़ती है, समाज को चलाने के लिए नियम की जरूरत पड़ती है, तो देश को चलाने के लिए तो और अधिक नियम की आवश्यकता होगी। इसलिए संसद उन्हीं नियमों एवं कानूनों का संग्रहण करने वाला सर्वोच्च संगठन है, उसे भारित करवाने वाला सर्वोच्च संगठन है। तो संसद का पहला काम हो गया टू ड्राफ्ट द लॉ एप्लीकेबल फॉर द होल कंट्री। अब देखिए, दोनों चीजें हो गई, संसद का भी यही काम हो गया और इस क्वेश्चन का भी जवाब हो गया कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। इसलिए थोड़ा सा हम अपने को अगर एक्टिव रखेंगे तो ट्विस्टेड क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से आएंगे उसका भी जवाब हम दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सुनने में अलग अलग लगता है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंड व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, या भारतीय संसद के कौन कौन से कार्य हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर एक। या देश के लिए कानून बनाती है, इसलिए हमें संसद चाहिए। सरकार अर्थात कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य विधायिका का। हमारे संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम में से एक काम यह कार्यपालिका अर्थात सरकार को नियंत्रित करती है। मैंने पहले ही कहा है, सरकार का सीधा सीधा अर्थ हुआ कार्यपालिका, जो कार्यों का पालन करे, जो विधायिका की नीतियों को लागू करवाए, जो कानून का पालन सुनिश्चित करे, उसे कार्यपालिका कहते हैं। भैया बहन, अगर आप इन्वॉल्व होकर के पढ़ेंगे तो एक ऑर्गन्स के आप अनेकों पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने बातचीत में ही कार्यपालिका के इतने सारे कार्य बोल दिए, विधायिका कार्य तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो इस तरह से भैया बहन यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि विधायिका संसद की हमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि यह सरकार को नियंत्रित रखने का काम करती है। सरकार से प्रश्न पूछना, आप देखिए लोकसभा का चित्र आप देखे होंगे,
प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा जाता है, उनके मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी शोरगुल होता है, कभी कभी विपक्षी सदस्य जो है काफ़ी चिल्लाने लगते हैं। हाँ, ये सारी बातें होती रहती हैं भैया बहन, और इन सारी बातों में स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होते हैं वो पूरा सदन में नियंत्रण रखते हैं। तो भैया बहन, सरकार अर्थात कार्यपालिका का नियंत्रण करना विधायिका का यानी संसद का कार्य है। प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछना, उनके मंत्रियों से उनके विभागीय प्रोग्रेस के संबंध में प्रश्न पूछना, यह संसद का ही काम है। इसलिए कोई भी सरकार लोकतंत्र में मोनोपोलिस्ट होकर के काम नहीं कर सकती है, एकाधिकारी बनकर के काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि उसे संसद को जवाब देना होगा, और सिर्फ जवाब ही नहीं देना होगा, संसद को जवाब देकर संतुष्ट भी करना होगा। भैया बहन, जवाब देना और जवाब देकर के संतुष्ट करना दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन यह कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कार्यपालिका का काम ही है विधायिका को संतुष्ट रखना। भैया बहन, नेक्स्ट पॉइंट है देश को वित्तीय संरक्षण, फाइनेंशियल सेफगार्ड प्रोवाइड करना। हम लोगों ने पहले भी देखा था, सरकार समेकित निधि से, जो देश का फंड है उसे बोलते हैं समेकित निधि, रिजर्व फंड। सरकार 1 रुपये भी खर्च नहीं कर सकती अगर संसद का उसे अनुमोदन प्राप्त नहीं है। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण 4 काम मैंने आपके लिए चुन करके रखा संसद का। दूसरा, लिखना ही नहीं है। We need not to write any more points. These 4 special points are sufficient. It clarifies it establishes the sovereignty of the parliament in our democratic system. संसद की अनुमति के बिना 1 रुपया भी वित्त मंत्री खर्च नहीं कर सकते। अभी फ्रांस से सौदा हुआ राफेल का, हम रूस हमारा आर्टिलरी का सबसे बड़ा पार्टनर है, उससे हम बहुत सारे टैंक्स तो मंगाते रहते हैं, और इसके लिए करोड़ों अरबों रुपये चाहिए। लेकिन संसद की अनुमति के बिना 1 भी पैसा फाइनेंस मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर खर्च नहीं कर सकता। भैया बहन, अतः संसद का अनुमोदन हर एक फाइनेंशियल डीलिंग के लिए आवश्यक है। सरकार संसद के स्वीकृति के बाद ही धन को खर्च करती है। अब आप जानते हैं भाई, रुपये पैसे के बिना तो कुछ होता नहीं। पूरा सिस्टम बन गया, घर का मालिक सबको बना दिया, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, और उस भंडार जो है, तिजोरी की जो चाबी है, वो एक आदमी ने अपने पास रख लिया, तो वो सबसे महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि फाइनेंस इज नीडेड एट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। There will be no execution in the system without money. और उस मनी का संरक्षण कौन? संसद। देश की निधि का संरक्षक कौन? संसद। इस तरह की पंक्तियां आप लिखेंगे। भैया बहन, सबसे लास्ट में जो ये चौथा पॉइंट है, This 4th point is also very very important because ये सबसे इम्पोर्टेंट है भैया बहन, क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यह वाद विवाद एवं विचार विमर्श का सर्वोच्च केंद्र है। We know that democracy is a rule, that democracy is a government of debate and discussion. लोकतंत्र वाद विवाद और विचार विमर्श का शासन है। भैया बहन, ये वाद विवाद
किसके हित में होता है? जनता के हित में होते हैं। ये वाद विवाद किस लिए होते हैं? जनता के कल्याण के लिए होते हैं। प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं से विचार विमर्श करते हैं, उनके सुझाव लेते हैं, कभी जबरदस्ती उनको सुझाव मानना भी पड़ता है। तो इन सारी चीजों के लिए भैया बहन जरूरी है कि हेलो 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 हेलो। हाँ बोलिए। आचार्य जी, आपका माइक म्यूट हो गया था। अभी तुरंत क्या? बहुत देर, थोड़ा देर पहले ही, 4-5 मिनट पहले ही हो गया था। हाँ, वो बीच बीच में हो जाता, नेट का आज बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ये जो आप लोग इतने देर से आते हैं क्लास ज्वाइन करने में, ये बीच बीच में जो आते हैं उसके चलते बार बार उंगलियां वहाँ जाती हैं और माइक म्यूट हो जाता है। आप लोग कष्ट नहीं समझते, मैं बार बार बोलता भी हूँ कि देखो भाई, पहले आया करो, लेकिन आचार्य जी की बात पर तो यकीन है ही नहीं, उसको सुनना ही नहीं है। और देखिए कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कभी अनम्यूट हो जाता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बढ़िया से, अभी भी कुछ लड़के आए म्यूट हो गया, उंगलियां वहाँ जाती हैं म्यूट हो जाता है। एनीवे, तो ना देश को वित्तीय संरक्षण प्रदान करना ये सरकार का काम, ये संसद का काम, और इसके लिए सारी चीजें जरूरी हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो संसद के कार्य मैंने बताए अभी, वो क्या था? यह यानी संसद लोकतंत्र के लिए वाद विवाद एवं विचार विमर्श का सर्वोच्च केंद्र है। अ पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑर्गन to hold discussion and debate on the public issues। जनहित से जुड़े मुद्दे पर वाद विवाद आयोजित करना, अपने सत्रों में वाद विवाद को जगह देना, जन समस्याओं पर विचार विमर्श करना, मंतव्य मांगना और उसके बाद फैसला लेना, कितनी स्वस्थ परंपरा है हमारे संसदीय इतिहास का, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का। फिर याद रखेंगे आप, हमारे यहाँ कौन सी सरकार है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, यानी संसदीय सरकार है। ये संसदीय सरकार में वाद विवाद के बिना संसदीय सरकार अच्छा कार्य नहीं कर सकती। बिना विचार विमर्श के एकाधिकारी बनकर के जन समस्याओं का निपटारा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सबको समान रूप से आदर भी देना है, सबकी बातें सुनना भी है। एनीवे भैया बहन, अब इस डिस्कशंस के बाद कार्यपालिका पर आते हैं। आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा समय, चूँकि हम लोग इस संस्थाओं का कामकाज को कई बार पढ़ चुके हैं भैया बहन, तो अब बहुत ज़्यादा समय, हालांकि एक क्लास 2 क्लास अभी और देंगे, लेकिन ये कुछ अलग लीक से हट करके ये जानकारी थी कि कार्यपालिका का स्थिति तो आप जानिए, कई बार आपने सुना। कार्यपालिका कितने होते हैं? कार्यपालिका 2 होते हैं, स्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी वाला किसे कहते हैं? नौकरशाह, ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए, मंत्री जी जो हो गए, एक डिपार्टमेंट रेलवे ले लीजिए आप, रेलवे मंत्रालय, रेलवे मिनिस्टर जो हो गए वो क्या हो गए? वो हो गए राजनीतिक कार्यपालिका। वो रेलवे के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं, रेलवे मंत्रालय के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन 5 साल के लिए ही, या हो सकता है उससे पहले भी चले जाए। अभी पीयूष गोयल जी थी, हट गए, तो कुछ समय के लिए है। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होता है, 5 साल पर चुनाव होने हैं, मिनिस्टर साहब को जाना है, लेकिन वो होते हैं सर्वोच्च। जब तक वो रहेंगे उनसे बड़ा उस मंत्रालय का कोई नहीं होगा। लेकिन रेलवे मंत्रालय का सचिव
रेलवे मंत्रालय का जॉइंट सेक्रेटरी, रेलवे मंत्रालय के सेक्शन ऑफिसर्स और कर्मचारी, ये जितने भी लोग हो गए, पूरा रेलवे का डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल हो गया, सरकारी कर्मचारी हो गया, वो हो गए कौन? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। मिनिस्टर साहब बदल जाएंगे लेकिन सेक्रेटरी ऑफ रेलवेज नहीं बदलेगा। मिनिस्टर, डेप्टी मिनिस्टर साहब चले जाएंगे, स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेलवे चले जाएंगे, लेकिन उस डिपार्टमेंट का सेक्शन ऑफिसर नहीं जाएगा। वो 35 साल में जाएगा, रिटायर होगा तब जाएगा। तो कार्यपालिका सरकार में एक स्थायी कार्यपालिका होती है और दूसरी को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी राजनीतिक कार्यपालिका बोलते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका जनता के सर्वोच्च प्रतिनिधि होते हैं। लोकतंत्र है हमारे यहाँ, इसलिए वो डिपार्टमेंट के भी, विभाग के भी सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनका समय सीमा निश्चित होता है, वो अस्थायी रूप से वहाँ होते हैं। जबकि अस्थायी कार्यपालिका का नाम ही है अस्थायी कार्यपालिका। They keep working by just performing the channels of administration. अस्थायी कार्यपालिका एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कार्य करता है, बेस्ट एक्सिक्यूशन करता है। They carry out the responsibility of the concerned ministries or the concerned department and they keep working to provide the best to the people and for attaining the finest outcome. स्थायी कार्यपालिका का ही असल में रोल होता है उस विभाग को देखना, उस विभाग को क्रियान्वित करना, अच्छे आउटकम के लिए काम करना, अच्छे परिणामों के लिए काम करना, जन समस्याओं के निदान के लिए काम करना और लोकतंत्र की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करना। राजनीतिक कार्यपालिका सर्वोच्च दिशा निर्देशक होते हैं, लेकिन इनका काम सिर्फ दिशा बोध तक ही सीमित रहता है। याद रखिए भैया बहन, ऐसे ऐसे शब्द आप लिखेंगे। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य कार्यपालिका को दिशा बोध कराना है, दिशा निर्देश देना है, लेकिन असल में संबंधित विभाग की जिम्मेदारियों का सही रूप में निर्वहन अगर कोई करता है तो वह है अस्थायी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका दो हो गए, इसको आप याद रखेंगे भैया बहन। अब हम लोग आते हैं कुछ मिनट, अब तो समय शेष हो गया। तो भैया बहन थोड़ा नेट का प्रॉब्लम, थोड़ा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम के बाद भी हम लोगों ने आज फिर से एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये ERP पर रहेगा, आप अभी भी इसको लिख सकते हैं। मैं ERP पर भेज दूंगा, आप ERP जरूर देखा कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में भैया बहन आया करें। क्यों? क्योंकि हम लोग तो मेहनत करते हैं, लेकिन ये मेहनत तभी सफल होगा जब आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो भैया बहन आज के लिए हम अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं और हम समझते हैं कि आप आगे भी इसी तरह क्लास करने आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।